हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली जिनका डिस्क्रिप्शन नहीं है बट इनडायरेक्टली या तो नाम है या किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है और उस पर क्वेश्चंस भी कभी ना कभी आ जाते हैं। तो हम इस चैप्टर के उन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ी थी, लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरियल डिजीज हैं जो एनसीईआरटी में नेम से मेंशन है या कभी उनका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसी डिजीज जो हमसे छूटी थी हम उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। चलो, तो देखो, पहले बैक्टीरियल डिजीज में हम क्या पढ़ेंगे? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को कॉमनली हम क्या कहते हैं? टीबी। टीबी के नाम से हम इसको जानते हैं और शॉर्ट में हम इसको टीबी कहते हैं, लेकिन इसको कोच डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया था इसकी डिस्कवरी कोच ने ही की थी, तो हम इसको कोच डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से टीबी की डिजीज होती है। क्लियर? अब ये देखो, ये जो बैक्टीरिया है ना, मोस्टली हम जानते हैं कि टीबी जो है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, या जो टीबी है वो एक लंग्स की बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट करता है। सो दिस बैक्टीरिया अफेक्ट लंग्स। अगर लंग्स को बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया है तो हम इसको कहते हैं पल्मोनरी टीबी, जो कि बहुत कॉमन है और हम अधिकतर इसी को जानते हैं। लेकिन इसके अलावा ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स को भी अफेक्ट कर सकता है, बोन्स को भी अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी ये अफेक्ट करता है, एंड स्पाइन वर्टिब्री को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग टीबी भी अलग अलग तरह की होती है। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, वो हम यहाँ पे मेनली पल्मोनरी टीबी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू स्प्यूटम। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बॉडी के सिक्रीशन जैसे सलाइवा, जैसे स्प्यूटम, या स्प्यूटम का मतलब होता है स्टूडेंट बलगम, तो उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ऐसा पेशेंट जिसको टीबी है, इन्फेक्टेड पर्सन, वो जब खांसता है तो बात करता है तो जो बैक्टीरिया है ना वो ड्रॉपलेट की फॉर्म पे बाहर आएगा, या फिर उसने स्प्यूटम को बाहर थूक दिया है तो ये बैक्टीरिया जो है वो दूसरे पर्सन के अंदर एयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे जाके इन्फेक्ट कर सकता है। क्लियर? सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो, सबसे कॉमन सिम्टम जो इस डिजीज का होता है ना, स्प्यूटम कंटेनिंग ब्लड। स्प्यूटम यानी जो बलगम होती है ना, बलगम के अंदर ब्लड आना, ये बहुत कॉमन और एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है टीबी का। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्टूडेंट, तो फीवर रहेगा, कफ, कंटिन्यूसली कफ रहती है, पेन इन चेस्ट, और इतनी कफ रहती है कि इस कफ की वजह से चेस्ट में भी पेन होने लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट विद वेट लॉस। ऐसे पेशेंट को भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस भी कंटिन्यूसली होता रहेगा। इसके अलावा एक्सेसिव फटीग, जब स्टूडेंट बॉडी में कुछ जाएगा ही नहीं और ऊपर से फीवर, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थकान पेशेंट को फील होती है, एंड राइज इन टेम्परेचर इन इवनिंग। एक ये भी बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है टीबी का कि जो टीबी के पेशेंट होते हैं ना, उनको शाम आते आते फीवर होने लगता है, थकान की वजह से या जो खाना नहीं खाया उसकी वजह से, जो शाम आते आते ही ऐसे पेशेंट को फीवर होने लगता है, उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। नाइट स्वेटिंग, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एंड हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट, गले में खराश बनी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्यूटम इसमें प्रोड्यूस होता है और स्प्यूटम में ब्लड भी होता है, तो गले में वो जो जमा रहेगा कफ स्प्यूटम, उसकी वजह से
बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस, खराश गले में रहती है, पेन बना रहता है। देन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन रिलीज करता है और इस टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्यूलिन। इस टॉक्सिन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट ट्यूबरक्यूलिन। ये एग्जैक्टली ये जो टॉक्सिन होता है ना, यही टॉक्सिन टिश्यू को भी डैमेज करता है और डिजीज भी इसी की वजह से प्रोड्यूस होती है। अगर किसी तरीके से इस टॉक्सिन के सिक्रीशन को रोक दिया जाए तो डिजीज अपीयर नहीं होगी। क्लियर? अब देखो, इस डिजीज के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होती है और इस वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन, बी स्टैंड फॉर बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग बैसिलस कहा है, सी कैलमिटी और ग्यूरिन, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था इस वैक्सीन में, तो इसीलिए इसका नाम बीसीजी वैक्सीन रखा गया है। क्लियर? अब टीबी को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसको डायग्नोज करने के लिए होता है स्टूडेंट मॉन्टॉक्स टेस्ट। और एक टाइम पे टीबी इतनी ज़्यादा फैल गई थी, बहुत लार्ज स्केल पे फैल गई थी, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो मुफ्त में चलाए हैं, अभी भी चलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डॉट्स। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और ये क्या होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी है। बैक्टीरियल डिजीज है टीबी, तो बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स ही होती हैं, लेकिन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए डॉट्स का प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पे इस डिजीज़ को, इस जो मेडिसिन है उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते थे उनकी ऑब्जर्वेशन में ही पेशेंट को दवाई खिलाई जाती थी। पूरा कोर्स 3 महीने का कराया जाता था ताकि इसको, ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो सके। इसीलिए इसका नाम डॉट्स रखा गया है। और होती क्या है, एंटीबायोटिक्स है, मतलब अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स, तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी, जिसमें फीवर को क्योर करने के लिए, पेन को क्योर करने के लिए ये सारी मेडिसिन भी होती हैं। चलिए, सो नेक्स्ट डिजीज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है स्टूडेंट टिटनेस। जो टिटनेस होता है ना, हम कहते हैं कि भाई लोहे की चीज़ से चोट लग गई तो फिर क्या हो, इंजेक्शन, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया जाए। थोड़ा सा इस डिजीज़ को डिटेल में समझते हैं। देखो, टिटनेस जो है इसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं। लॉक जॉ क्यों कहते हैं, आगे हम इसको समझेंगे। या फिर आपने कभी देखा होगा कि जो टिटनेस के पेशेंट अगर देखे हो आपने, तो उनका जो ये जॉ है ना, ये लॉक हो जाता है, जबड़ी बंद हो जाती है उनकी। इसका कारण क्या होता है वो देखते हैं। देखो, पहले हम देखते हैं कॉजेटिव एजेंट। टिटनेस को करने वाला जो बैक्टीरिया है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम के बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ होती है, और ये बैक्टीरिया स्टूडेंट एनारोबिक होता है, यानी एनारोबिक कंडीशन में ही ये ग्रो करता है। और ये बैक्टीरिया जो है, इसकी एक खास बात और होती है कि ये हमें तो डिजीज़ करता है, लेकिन ये कुछ ऐसे एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहता है, जैसे कि हॉर्स। तो ये बैक्टीरिया हॉर्स के इंटेस्टाइन में रहता है और हॉर्स को कोई हार्म नहीं करता है, तो हॉर्स के अंदर ये डिजीज अपीयर नहीं होती है। अब ये बैक्टीरिया जो है वो स्पोर के फॉर्म पे कहाँ मिलता है, सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया मिलता है। अब देखो, हॉर्स के अंदर ये प्रेजेंट है, कोई डिजीज नहीं कर रहा है, तो हॉर्स को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये इंटेस्टाइन से जो हॉर्स का डंग है, यानी उसके गोबर के साथ जो है ये बाहर आएगा, और डंग कहाँ रहेगा, मिट्टी में। तो मिट्टी में ही ये बैक्टीरिया जो है वो चला जाएगा, मिट्टी को, सॉइल को कंटामिनेट करेगा, और सॉइल के अंदर स्पोर की फॉर्म पे पड़ा रहेगा।
और आपको पता है स्पोर हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, तो स्पोर जो है ना इसके 60 to 70 ईयर्स तक भी इसके स्पोर्स मिट्टी के अंदर एज इट इज पड़े रहेंगे बिना डैमेज हुए। और जैसे ही किसी पर्सन के ब्लड के थ्रू कोई वुंड है, इंजरी है, तो वहाँ से ब्लड निकला है, तो वहाँ से ये जो स्पोर है ये बैक्टीरिया अंदर एंटर कर सकता है। देखो, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ न्यूरोटॉक्सिन। ये जो बैक्टीरिया है ना ये क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन तो करता ही है, लेकिन ये टॉक्सिन क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन, जो किसको अफेक्ट करता है? हमारे नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम के भी एक स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करता है। सो दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ न्यूरोटॉक्सिन कॉल्ड टिटैनोस्पैज्मिन। ये किसको अफेक्ट करता है स्टूडेंट? ये जो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये क्या होता है? टिटैनोस्पैज्मिन विच एक्ट ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये देखो, जो स्पेसिफिक पार्ट है वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या पार्ट होता है स्टूडेंट? ये हमारी मोटर न्यूरॉन है और ये इसका एंड पोर्शन है, और यहाँ पर हमारी जो है मसल्स कनेक्ट रहती है। तो ये जो जंक्शन हुआ ना, इस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन मसल से कनेक्ट है। और मसल्स कैसी होती हैं? वॉलेंट्री यानी कि स्ट्राइएटेड मसल्स। तो ये हमारा जंक्शन हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो टॉक्सिन है टिटैनोस्पैज्मिन, ये किसको अफेक्ट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अब जैसे ही बैक्टीरिया अंदर गया, अब बैक्टीरिया कैसे अंदर गया? मिट्टी के अंदर है स्पोर की फॉर्म पे। अब सपोज हमें चोट लग गई और मिट्टी हमारे घाव पे लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में भी जो हम मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो जहाँ से पार्ट छिल गया है, कट गया है, वहाँ से बैक्टीरिया अंदर पहुँच गया, और अंदर पहुँचने के बाद टॉक्सिन रिलीज हुआ, न्यूरोटॉक्सिन, और उसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट किया। अब ये जो डिजीज स्टार्ट होती है ना, स्टिफनेस ऑफ नेक, यानी कि ये जो हमारी नेक की मसल्स होती है ना, स्टिफ अकड़ जाती है, इनमें स्पैज्म की कंडीशन हो जाती है, हमारी गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है और ऐसे हिलाने में भी बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। नेक के साथ साथ यही जो स्टिफनेस है, जो अकड़ाहट है, वो कहाँ कहाँ जाएगी? फेस पे, नेक पे, शोल्डर पे और हमारी जॉ पे। यानी नेक के साथ साथ फेस पे, नेक, शोल्डर और हमारा फेस और ये जॉ, ये जो मसल्स हैं, इन सभी मसल्स में स्पेज्म की कंडीशन हो जाती है, स्टिफनेस, अकड़ाहट हो जाती है। और जो जॉ की मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो जॉ की मसल्स है बिल्कुल अकड़ जाती हैं और हमारा जो जॉ है दोनों वो लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इसी वजह से इसको लॉक जॉ की डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये जो टॉक्सिन है ये किसको अफेक्ट करता है? मेनली वॉलेंट्री मसल्स को। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स, जो जनरली हमारी विश के अकॉर्डिंग मूव करती हैं, उन स्ट्राइएटेड मसल्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हमारे फेस की मसल्स, नेक की मसल्स, लिम्स की मसल्स, ये सब क्या होती हैं स्टूडेंट? स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। देन वैक्सीन, वैक्सीन पे क्या होते हैं स्टूडेंट? टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन हमें एक्टिव इम्यूनिटी के लिए होती है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं टिटनेस के, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को भी इंजेक्शन लगते हैं, तो वो इंजेक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट? टॉक्सॉइड वैक्सीन, जिसमें हम जो पैथोजन है वो पैथोजन को ही दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, यानी फर्दर कभी कोई इन्फेक्शन हो तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके अपनी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे हमें चोट लग गई है या किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको भी टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो जो इंजेक्शन होते हैं ना वो एंटी टिटनस सीरम होते हैं और उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है
टिटनेस के बैक्टीरिया के लिए। तो यानी कि जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो वो हम पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, और वो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ATS, वो एंटी टेटनस सीरम के थ्रू की जाती है। क्लियर? सो हमारे पास इसकी वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी के लिए और पैसिव इम्यूनिटी के लिए, दोनों के लिए है, और इसमें कंबाइंड वैक्सीन भी दी जाती है स्टूडेंट, DPT की फॉर्म पे, जो एक बच्चे को पैदा होने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर दी जाती है। तो वो कंबाइंड वैक्सीन भी इसकी होती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट डिजीज होती है स्टूडेंट पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को हम कहते हैं वूपिंग कफ, और हिंदी में इसको काली खांसी भी कहते हैं। काली खांसी क्यों होती? क्योंकि कभी कभी ये डिजीज फेटल होती है, सफोकेशन की वजह से बंदे की जान जा सकती है, तो जानलेवा होने की वजह से इसको काली खांसी का नाम भी दिया गया है। सो इट इज कॉल्ड वूपिंग कफ। क्लियर? कॉजेटिव एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया है वो इस डिजीज को कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ऐसा पेशेंट जब खांसेगा, छींकेगा, बात करेगा तो जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे एयर पे जाएगा और किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। दिस डिजीज मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रंस, क्योंकि चिल्ड्रंस का जो इम्यूनिटी है एक तो वो वीक होती है, और दूसरा जो चिल्ड्रंस होते हैं ना वो क्राउडेड प्लेस पे ज़्यादा होते हैं, जैसे स्कूल में जाना, तो बहुत से बच्चे, अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो बड़ी जल्दी ये डिजीज़ फैल जाती है। इसका कारण ये होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सीवियर कफ विच एंड्स इन अ वूप साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एट द एंड ऑफ कफ। इस बात का मतलब क्या है कि जैसे हमारी नॉर्मल खांसी होती है, हम खांसते हैं क्लियर, लेकिन इसमें जो खांसी होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है और इतनी खतरनाक होती है कि जब बंदा खांसता है ना तो उसको इंस्पिरेशन का टाइम नहीं मिलता, ऐसे बहुत तेज खांसता है तो उसके बाद जब वो इंस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, तो इस तरह की एक तीखी सी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इस तरह की जब साउंड प्रोड्यूस होती है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं वूप। तो खांसने के बीच में जब बंदा खांस रहा है तो खांसी के बिल्कुल एंड पे वो सांस लेगा तो इस तरह की वूप साउंड प्रोड्यूस होती है, और यही इस डिजीज़ की पहचान होती है, वूप साउंड का प्रोड्यूस होना। क्लियर? इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, कंबाइंड वैक्सीन है DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस की कंबाइंड वैक्सीन होती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी काफी हद तक हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं। लेप्रोसी इज कॉल्ड हैंसन्स डिजीज। हैंसन्स ने इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको हैंसन्स डिजीज के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लेप्रोसी को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग। पॉजिटिव एजेंट होता है स्टूडेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का, और ये इस डिजीज को करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, नेजल डिस्चार्ज। ये जो बैक्टीरिया है ना ये सिक्रीशन में रहता है, और सिक्रीशन कैसे जाएगा? खांसने, छींकने के थ्रू, सलाइवा, नेजल डिस्चार्ज, इन ये सब जब इस तरह का पेशेंट खुलेआम नेजल डिस्चार्ज कर रहा है, थूक रहा है और किसी से बात कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म पे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इट अफेक्ट स्किन। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी स्किन को अफेक्ट करता है, पेरीफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है। और पेरीफेरल नर्व्स क्या होती है? वो नर्व्स जो हमारे हाथ पैर में सप्लाइड है, उनको बेसिकली हम कहते हैं पेरीफेरल नर्व्स कॉमनली। और म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, यूरिनरी ऑर्गन एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन
अंदर की तरफ लाइन करती है, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उस मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। सो स्किन, पेरिफेरल नर्व और म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। अब और क्या क्या सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं? जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट, उनकी जो स्किन, बेसिकली ये जो फिंगर और टोज वाले पार्ट होते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल लाइट कलर के पैचेस अपीयर होने लगते हैं, जैसे एल्बिनिज्म्स में दिखाई देते हैं ना, उसी तरह के बिल्कुल लाइट कलर के पैचेस अपीयर होते हैं। और इन पैचेस के आसपास की जो नर्व्स होती है ना, वो थिक हो जाती है, वो नर्व फैल जाती है, जिसकी वजह से इन पार्ट में सेंसेशन नहीं होती है। अब इनको आप काट दो, इन पे आप पिंच करो, कोई इनको सेंसेशन फील नहीं होगी। सो लाइट पैचेस अपीयर ऑन स्किन एंड नर्व थिकनिंग अकर इन दीज एरिया विद लॉस ऑफ सेंसेशन। तो इनमें कोई सेंस या सेंसेशन फील नहीं होता है। और उसके बाद ये जो फिंगर्स और टोज होते हैं ना, इनमें डिफॉर्मिटीज होती है, ये गलना स्टार्ट हो जाते हैं स्किन विद बोन। तो यहाँ पे अल्सर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, पूरी स्किन हट जाती है क्योंकि अल्सर हो जाते हैं, और इसी को हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। सो डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स, टोज अकर ड्यू टू अल्सर्स और स्किन इरप्शंस। ट्रीटमेंट हम कहते हैं DDS। ये भी मल्टी ड्रग थेरेपी है स्टूडेंट। इसमें हम क्या देते हैं? डाईअमाइनो डाईफिनाइल सल्फोन। ये मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें भी दी जाती है। इसमें भी एंटीबायोटिक स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहती है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वायरल डिजीज। जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज थी वो हमने कवर कर ली है। अब कुछ एक्स्ट्रा वायरल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहली वायरल डिजीज क्या है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम क्या कहते हैं? होता स्मॉल पॉक्स है, पर इंडिया में इसको बड़ी माता के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना, बड़ी माता निकल गई, छोटी माता निकल गई। अब बड़ी माता तो नहीं निकलती है, क्योंकि WHO ने ये क्लियर कर दिया है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेटेड यानी खत्म हो चुका है। क्लियर? सो देखो, स्मॉल पॉक्स जो है ये वेरियोला वायरस की वजह से होने वाली डिजीज होती है। और ये जो वेरियोला वायरस है स्टूडेंट, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट वही खांसना, छींकना, डायरेक्ट कांटेक्ट और फोमाइट बॉन्ड। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है स्टूडेंट? फोमाइट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन ने अपने नाक मुंह पे हाथ लगाया, बैक्टीरिया आया और उसने चीज़ों को छू दिया, और उन्हीं चीज़ों को फिर दूसरे बंदे ने छू लिया, तो वो इन्फेक्शन फैल जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट को अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे। देखो सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर। यहाँ पे याद रखना, स्मॉल पॉक्स में हमेशा हाई फीवर होता है, होता था हम कह सकते हैं, क्योंकि अब तो डिजीज होती नहीं है। हाई फीवर विद चिल, ठंड के साथ बहुत तेज बुखार आता था। बॉडी एक एंड हेडेक, पूरी बॉडी में पेन और सर में पेन बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? थर्ड डे पे बॉडी पे रैशेज अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। जैसे ही फीवर या जो सिम्टम्स अपीयर हुए, उसके थर्ड डे पे पूरी बॉडी पे रैशेज यानी चकत्ते अपीयर होते हैं। रेड स्पॉट जो है वो अपीयर होते हैं। अब ये जो रैशेज है ना, ये पहले तो फेस पे दिखाई देते थे और उसके बाद ट्रंक पे। ट्रंक कौन सा पोर्शन होता है स्टूडेंट? चेस्ट और एब्डोमेन वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? ट्रंक। यानी पहले जो रैशेज हैं वो फेस पे दिखाई देते थे, फिर चेस्ट और एब्डोमेन पे ये रैशेज अपीयर होते थे। देन रैशेज जो थे वो फेस पे ज्यादा होते थे और ट्रंक पे कम होते थे। लिम्स पे, फेस पे ये जो रैशेज थे बहुत ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन चेस्ट और एब्डोमेन पे बहुत कम होते थे। क्लियर? अब ये जो रैशेज थे ना, ये रेड कलर के स्पॉट, पहले हल्के हल्के से रेड कलर के दाने स्पॉट बनते थे, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते थे पेप्यूल्स। पेप्यूल्स क्या होती है स्टूडेंट? जिनको हम कहते हैं फुंसिया हो जाना।
तो फुंसिया हल्की हल्की ये रेड स्पॉट फुंसियों में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर इन फुंसियों को हम कहते थे वेसिकल्स बन जाना। वेसिकल्स यानी कि इन फुंसियों के अंदर ना एक क्लियर फ्लूइड आ जाता था, और क्लियर फ्लूइड होने की वजह से हम कहते थे वेसिकल विद क्लियर फ्लूइड। और यही क्लियर फ्लूइड जो है वो लास्ट में जब पस में कन्वर्ट हो जाता था तब हम इनको कह देते थे पिस्ट्यूल। यानी ऐसी वेसिकल जिनमें क्लियर फ्लूइड की जगह अब पस आ गया है तो हम इसको क्या कह देते थे, पिस्ट्यूल। अब ये जो पिस्ट्यूल्स होते थे स्टूडेंट, ये कुछ दिनों में जैसे जैसे डिजीज क्योर होती थी कुछ दिनों में ये सूख के जो पिस्ट्यूल थे इनके ऊपर की जो पपड़ी होती थी ना वो सूख के झड़ जाती थी, जिसको हम कहते हैं स्कैफ फॉल ऑफ। लेकिन जब ये ऊपर की पपड़ी सूख के झड़ती थी तो ये एक गहरा निशान छोड़ देती थी, और गहरा निशान को हम क्या कहते थे, पॉक मार्क। यानी जिसको ये डिजीज होती थी उसके फेस पे इजीली ये पॉक मार्क देखने को मिल जाते थे, क्योंकि रैशेस तो ज्यादा कहाँ हो रहे थे, फेस पे। तो ऐसे पर्सन में ना फेस पे गड्ढे गड्ढे देखने को मिलते थे, वो क्या होते थे स्टूडेंट, पॉक मार्क। यानी इन्हीं रैशेस के फाइनल जो है निशान छूट जाते थे। क्लियर? अच्छा, हमने डायरेक्ट कांटेक्ट की बात की थी, तो देखो ये जो पैप्यूल्स है, वेसिकल्स हैं, तो कई बार जो पेशेंट है ना वो इसको ऐसे खुरच के छील देता था, तो उससे जो फ्लूइड है वो फ्लूइड डायरेक्ट किसी को, उस फ्लूइड के डायरेक्ट कोई कांटेक्ट में आ गया, डायरेक्ट ब्लड उसका लग गया है, या किसी वुंड के थ्रू ये जो क्लियर फ्लूइड है वो चला गया है बॉडी में, तो इस तरह से डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता था। क्लियर? वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, और इसीलिए एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक्चुअली फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनोलॉजी के फादर ये होते हैं। पैसिव के कौन है, आप एक बार रिकॉल कीजिएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू WHO स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी WHO के अकॉर्डिंग ये डिजीज पूरी तरीके से वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम कहते हैं छोटी माता, इंडिया में कहते हैं, और इसको करने वाला जो वायरस होता है स्टूडेंट, दिस इज वेरिसेला जोस्टर वायरस, और ये वायरस भी डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सिम्टम देखो, जो स्मॉल पॉक्स है उसमें हाई फीवर आता था, लेकिन चिकन पॉक्स पे माइल्ड फीवर आता है, माइल्ड फीवर। और जो रैशेज हैं, रैशेज अपीयर होते हैं, लेकिन रैशेज पहले कहाँ अपीयर होंगे, ट्रंक पे, यानी चेस्ट और एब्डोमेन वाले रीजन पे पहले रैशेज अपीयर होते हैं। मोर रैशेज ऑन ट्रंक, और ज्यादा रैशेज भी ट्रंक पे अपीयर होते हैं। फेस और लिम्स पे रैशेज बहुत कम होते हैं। रैशेज हुए, रैशेज छोटे छोटे फिर फुंसियों में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनमें क्लियर फ्लूइड, यानी जैसे हमने स्मॉल पॉक्स में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्लियर फ्लूइड इन वेसिकल्स के अंदर आ जाता है, और उसके बाद वो फ्लूइड जो है वो पस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं, और पिस्ट्यूल्स के बाद जो ऊपर की पपड़ी है वो सूख के झड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई निशान नहीं होता है। जो चिकन पॉक्स के जो रैशेज है ना, जब वो खत्म होते हैं तो वहां पे कोई निशान नहीं रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। एंड ट्रीटमेंट क्या है स्टूडेंट? जो वैक्सीन है वो चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट डिजीज है स्टूडेंट मीजल्स। देखो, मीजल्स जो है ये भी छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है, 5 साल तक के बच्चों को, बट ऐसा नहीं है। अगर बड़ों की इम्यूनिटी कम है
तो कभी कभार उनको भी अफेक्ट कर सकती है, बट मेनली 5 साल तक के बच्चे ही अफेक्टेड रहते हैं। ये डिजीज जो है वो रुबियोला वायरस की वजह से होती है और इसीलिए इसको रुबियोला डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये जो रुबियोला वायरस होता है ना स्टूडेंट, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स का जो वायरस था वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बच्चे के खांसने छींकने की वजह से दूसरे बच्चे को भी हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रनिंग नोज, ऐसे जो बच्चे हैं उनकी नाक बहती रहती है और पूरी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। इनके जो रैशेज होते हैं ना वो लाइट पिंक कलर के होते हैं और लाइट पिंक कलर के रैशेज कैसे दिखते हैं? जैसे गुलाब की पंखड़ी के ऊपर ओस की बूंद गिर जाए ना, इस तरीके से ये रैशेज, क्लियर रैशेज अपीयर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था बट अब नहीं पूछा जाता है। इनके जो रैशेज है ना उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल्स, यानी गुलाब की पंखड़ियों के ऊपर ओस की बूंदें। इस तरह से ये रैशेज अपीयर होते हैं, बट ये क्वेश्चन अब तो नहीं आता है। सो रैशेज आर स्लाइटली पिंक इन कलर एंड फर्स्ट अपीयर बिहाइंड द ईयर। जो रैशेज होते हैं ना स्टूडेंट, वो सबसे पहले कान के पीछे अपीयर होते हैं और उसके बाद वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। रेड एंड वाटरी आइज, जो इन्फेक्टेड बच्चा होता है ना उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और आंखों से पानी चलता रहता है, वाटरी आइज। 5 साल तक के बच्चे यानी 5 साल या उससे छोटे बच्चों को ये डिजीज अफेक्ट होती है, फिर बाद में ये जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वैक्सीन एमएमआर वैक्सीन एक कंबाइंड वैक्सीन है जो मीजल्स, मम्स और रुबेला के लिए दी जाती है। देखो, मीजल्स और रुबेला डिजीज में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। मीजल्स और रुबेला कई हद तक सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। सो ये कंबाइंड वैक्सीन इसके लिए दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। ये देखो, ये रुबेला डिजीज होती है, इसको जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं और ये रुबेला वायरस की वजह से होती है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि हमने मीजल्स के पढ़े थे, बट इन पे जो रैशेज होते हैं ना वो रैशेज आर फेंटर, यानी बहुत लाइट कलर के रैशेज जो हैं वो होते हैं। बाकी सिम्टम बिल्कुल वैसे ही हैं रुबियोला की तरह, तो इसको हमने जर्मन मीजल्स को रुबेला नाम दिया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से अब क्वेश्चन तो वैसे नहीं पूछा जाता, बट आपके नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसको जर्मन मीजल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मन के फिजिशियंस ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जो है रिसर्च की और इसको जो है पढ़ा, वहीं पे अधिकतर मिलते थे, तो इसी वजह से इसका नाम जर्मन मीजल्स जो है वो रखा गया। नेक्स्ट होती है स्टूडेंट रेबीज। रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है और रेबीज के अगर एक बार सिम्टम आ गए तो फिर ये डिजीज फेटल है, जानलेवा है, तो जान जाएगी ही जाएगी। तो इस तरह की डिजीज के बारे में हमें जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे एग्जाम में आएगा तभी हमें पढ़ना है, अपनी जान बचाने के लिए भी हमें इन डिजीज के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। रेबीज को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रो यानी पानी, फोबिया मतलब डर, तो पानी से डरने वाली बीमारी क्यों है वो भी हम देखेंगे। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है ना स्टूडेंट, वो रेबीज या रेबडो वायरस होता है। रेबडो का मतलब होता है पागल। अब ये पागल वायरस क्या है वो भी देखेंगे। देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय द बाइट ऑफ रैबिट मैड डॉग,
यानी कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली में आवारा कुत्ते जो घूमते हैं, सो उनमें से कई कुत्तों को आपने ऐसा देखा होगा कि वो क्या करते हैं, पीछे भागते हैं, सलाइवा उनके मुंह से टपक रहा होता है और वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं, बहुत ज़्यादा बार्किंग करते, बहुत भौंकते हैं। तो ये उन कुत्तों से, नॉर्मल डॉग्स जो होते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट जो है उनकी हरकतें होती हैं। उनको हम कहते हैं रैबिट यानी मैड डॉग, और उनके अंदर ये वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब केवल डॉग के अंदर नहीं, ये वायरस जैकाल यानी गीदड़ के अंदर हो सकता है, वुल्फ के अंदर हो सकता है, कैट, मंकी, इनके अंदर भी ये वायरस देखने को मिलता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना स्टूडेंट, वो 10 डेज से 1 ईयर तक हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे ही ये वायरस या कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, बॉडी के अंदर पैथोजन गया तो उसको हम इन्फेक्शन कहेंगे, और इन्फेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 दिन से 1 साल तक भी हो सकता है। क्लियर? सिम्टम क्या होते हैं, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। जो पेशेंट होता है ना रेबीज का, वो पानी से बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। कारण क्या होता है, द पर्सन इज नॉट एबल टू स्वॉल्व द फ्लूइड ड्यू टू पेनफुल स्पाज्म ऑफ द थ्रॉट मसल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, जो पेशेंट होता है ना उसकी ये जो गले की, थ्रॉट की जो मसल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पैज्म कंडीशन पे चली जाती है। ऐसा पेशेंट जब कुछ खाएगा या पिएगा तो ये जो मसल्स होती है ना, ये बहुत स्पैज्म शो करती है और इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। खाने की तो बात छोड़ ही देते, खाया तो जाएगा ही नहीं। ऐसा पेशेंट जब किसी चीज़ को पीता है, यानी पानी को भी पिएगा, तो पानी पीने में भी उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और पानी को देख के उसको फीलिंग आने लगती है कि जब मैं इसको कंज्यूम करूँगा, पीऊँगा या पीऊँगी तो मेरी जो गले हैं उसमें, गले में बहुत ज़्यादा, थ्रॉट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो और पेन भयंकर होता है, तो इसी से डर के वो पेशेंट पानी से भी डरने लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो जो सॉल्विंग की प्रोसेस है वो तो बिल्कुल नहीं हो पाती, बंदा बिल्कुल भी कुछ निगल नहीं पाता है। क्लियर? उसके अलावा एक्सेसिव सलाइवा, ऐसे पेशेंट के मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता है, माउथ से इस तरीके से सलाइवा निकलता रहता है। सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगी, हाई फीवर, हेलुसिनेशन यानी कि दिमाग जो है वो भ्रमित हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो वायरस है, रेबीज वायरस, डिस्ट्रॉय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब अफेक्ट होगा ना, तो अलग अलग चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती वो दिखाई देगी, वो सुनाई देगी, और इसी को हम कहते हैं हेलुसिनेशन। क्लियर? जब ये सिम्टम्स अपीयर हो जाए ना स्टूडेंट, तो ऐसे पेशेंट को मान लेना चाहिए कि वो 8 से 10 दिन के बाद मरने वाला है, वो फेटल है। तो रेबीज के सिम्टम्स अगर अपीयर होते हैं तो 100% फेटल है। देन हम इसके लिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन जो हमारे पेट्स होते हैं ना, उनको वैक्सीनेट करा के रखना चाहिए, यानी उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और अगर हमें भी यानी ह्यूमंस को भी किसी डॉग ने, कैट ने या वुल्फ ने, किसी ने भी बाइट कर लिया ना, तो तुरंत घाव को साफ करना चाहिए और इमिडिएटली जो वैक्सीन है हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्लियर?